नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी के सामने आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ने वाले हैं वह होगा अधिगम चैप्टर, जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सभी अधिगम से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे, किस तरीके से आप सभी के पेपर में पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि EMRS के लिए बात करें, सीटेट के लिए और DSSB के लिए आप सभी की प्रैक्टिस क्लास के थ्रू जो कॉन्सेप्ट को हम सिखाने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन सेशन होगा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे और हम सभी अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्त, बात करेंगे दोस्त, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे, वह हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन है और कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। साथ साथ बात करें तो 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलेंगे हम सभी क्वेश्चन पर और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सभी के कहीं ना कहीं पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से दोस्त का रहा है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। मतलब कौन सा ऐसी दशा है जो विद्यालयों को ज्यादा बल देना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए अधिगम पर। का परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, का विषय वस्तु को रटना या दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, या का उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। क्वेश्चन दोस्त पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान देंगे मित्र, जो यह करा अधिगम की कौन सी दशा है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, तो आप जानते हैं दोस्त, वह फोकस होना चाहिए कि जो परिवेश हो, जो इन्वायरमेंट हो, वह कैसा भरा हो, सहभागिता से भरा हो, एक दूसरे से के कोऑर्डिनेट से चले, सहभागिता से चले, हेल्प से चले, सहयोग से चले। तो कर परिवेश से क्या है, परिवेश से सहयोगिता द्वारा कौशल, जो कौशल आप सीख रहे हैं, स्किल, और बात किया जाए जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, दोनों इस प्रकार से हो। इसका मतलब है जो कौशल और ज्ञान का अर्जन लोगों के सहभागिता से हो, मतलब परिवेश के सहभागिता से हो, वह ज्यादा अच्छा तरीके से होगा, वह लर्निंग सबसे अच्छा बेहतरीन होगा। इसीलिए दोस्त जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। बी में क्या कर रहा है, कर विषय वस्तु को रटना। आप जानते हैं किसी विषय वस्तु को अगर रट करके आप सीखते हैं तो बहुत कुछ दिनों तक याद रख सकते हैं। फिर आपका अगर थोड़ा सा उसमें से चेंज हुआ तो फिर सारे खेल बिगड़ जाता है। तो इसलिए रटने पर जोर दिया जाता नहीं, क्योंकि NCF जो आप सभी का 2005 है, NCF 2022-23 है, या रटने पर जोर नहीं देती है। बात करेंगे दूसरों का जो निष्क्रिय अनुकरण की बात करें तो हम दूसरों का अगर अनुकरण भी करना चाहते हैं तो वह सक्रिय अनुकरण करना चाहिए, इसलिए दोस्त यह भी गलत हो जाएगा। डी में बात करें, कर उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों का, करे कि जो व्यवहार है उसका क्या करना चाहिए, अनुबंधन करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। लेकिन वह जो उद्दीपक अनुक्रिया की जो संबंध है उससे बेटर ऑप्शन है कि हम दूसरे के जो वातावरण है उसके सहभागिता को, मतलब सहयोग के माध्यम से जो ज्ञान को अर्जित करें और फिर क्या करें, कौशल को सीखें। तो इसलिए दोस्त हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। करे कि जो लर्निंग है वह कितना होता है, करे कि जो मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव होता है अगर वह किससे संबंधित हो, करे शिक्षक निर्देशित से हो या सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो या पाठ पुस्तक से केंद्रित हो या स्व निर्देशित हो। दोस्त तो इसमें से बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। दोस्त बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो अधिगम की बात करें दोस्त, कह रहा है कि कौन सा अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होगा, इस बात को ध्यान दें। तो आप जानते हैं जो अधिगम जब हम स्वयं से सीखते हैं, करके सीखते हैं, अपने आधार पर, मतलब अपने अनुसार सीखते हैं, हमारे रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार हम सीखते हैं, तो वह लर्निंग कैसी होती है, वह सार्थक और उसकी साथ साथ बात करें और उसके साथ साथ प्रभावशाली भी होती है। तो कहा शिक्षक निर्देशित, जब शिक्षक जो कहेगा उसको निर्देशित करेंगे, उसको हम मानेंगे, तो वह ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जबरदस्ती कह रहा है टीचर, अपने स्वयं के अनुसार हम नहीं करेंगे तो फिर
वह ज़्यादा आपके लिए सार्थक नहीं हो पाएगा। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, तो करना आपको सहपाठी कहेंगे तो उसको करेंगे नहीं दोस्त। बात करेंगे पाठ्य पुस्तक, तो यह भी गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए और बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है जी, इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अगर त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, या त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है, या फिर अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा अधिगम में अवरोधक है, मतलब कौन सा ऐसा है जो अधिगम में अवरोध का मतलब रुकावट पैदा करेगी। इसका मतलब है आपको इसमें से कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो सेंटेंस गलत बता रहा होगा, सेंटेंस गलत होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्त आप जानते हैं त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, या तो सभी को पता है कि अगर आप गलतियां करते हैं तो आप जो सीख रहे हैं उसका एक भाग होता है, इसलिए यह गलत सेंटेंस नहीं है, यह सेंटेंस सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो आप जानते हैं त्रुटियां करना जब आप सीखेंगे तभी त्रुटि करेंगे, इसलिए यह कोई लज्जा कार्य नहीं है। इसलिए दोस्त यही सेंटेंस गलत है, और सेंटेंस जब गलत है तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही होगा, क्योंकि हमसे गलत ही ऑप्शन पूछ रहा था। कौन सा गलत सेंटेंस है वही हमको राइट करना था। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में के अंतरालों की जानकारी देता है, तो हमारी जो त्रुटियां हैं वह हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ाता है, कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन करने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्त सी भी राइट है। और डी की बात करें कि त्रुटियां बिना मौके जो डांट के हमें क्या करना चाहिए, मौके उपलब्ध कराना चाहिए, इसका मतलब यह भी राइट है दोस्त, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फोर्थ नंबर के लिए बताएंगे आप सभी। कथन आपके सामने है, कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क कर रहा कि अधिगम एक रेखी तरीके से होता है। करा कि सही विकल्प को चुनेंगे आप। करे ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है ए की, और करे ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। करे ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। चलेंगे आप सभी फोर्थ नंबर के लिए दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्त आप जानते हैं क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्त कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो नई जानकारी को सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तो कह रहा है सीधा कि बच्चे को जो हम सिखाते हैं, जो हम सिखाने की नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं, उसे बच्चे के मौजूदा ज्ञान से हमको जोड़ देना चाहिए। मतलब बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है उससे हम रिलेट करके जब आप सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चा बेहतरीन सीख पाता है और ज़्यादा टाइम तक सीख पाता है, क्योंकि उसे याद होता है कि भाई जो हमें पहले सिखाया गया है उसी से जुड़ा हुआ ज्ञान हमको दिया जा रहा है। इसका मतलब जो कथन है एकदम सही है। अब तर्क की बात कर रहा है, तर्क में क्या कर रहा है, अधिगम एक रेखी तरीके से होता है। आप जानते हैं अधिगम एक रेखी तरीके से नहीं होता दोस्त, अधिगम एक किस्सा होता है, अधिगम एक चक्री तरीके से होता है। किसके तरीके से? चक्री तरीके से होता है। इसका मतलब है जो तर्क है वह कथन को सही संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा तर्क क्या होगा, गलत है, और कथन क्या है, सही है। तो जो इसमें से राइट ऑप्शन है देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन होगा नहीं। इसका मतलब ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, कह रहा है कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर कैसा होगा। कह रहा है कि यह संदर्भित रूप से में हो, यह कह रहा अधिगम कर्ता प्रदर्शन अभिमुख हो, कह रहा अधिगम कर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो दोस्त बताएंगे अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होगा अगर कैसा हो, यह संदर्भित रूप में हो। कैसा होंगे बताएंगे आप सभी। आप जानते हैं दोस्त जो अधिगम सबसे इफेक्टिव, बात करें सबसे इफेक्टिव तब होगा जब क्या हो, या जो संदर्भित हो। कैसा हो, जब आप जिस बच्चों को जैसा सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए अधिगम आप करा रहे हैं, मान लीजिए किसी पेपर के टारगेट करके जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसी से जब रिलेटेड होगा तभी तो आपके लिए वह बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, वह प्रभावशाली होगा। अदरवाइज कैसे वह प्रभावशाली हो सकता है। मान लीजिए बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है,
आप जो टेट की तरह जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट क्वेश्चन, उस तरीके से आप बच्चों को बता रहे हैं तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाइए। बच्चे जब सीटेट का पेपर दे रहा है, बच्चा DSSB का पेपर दे रहा है, बच्चा EMRS का पेपर दे रहा है, तो उसको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करें, ना कि फैक्ट। इसलिए दोस्त करें या संदर्भित रूप में हो तभी क्या होगा, वह प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन। करें कि अधिगमकर्ता प्रदर्शन उन्मुख हो, मतलब सिर्फ प्रदर्शन के लिए हो, नहीं भैया, प्रदर्शन के लिए सिर्फ होगा मतलब एक लक्ष्य दे, जबरदस्ती आप कर रहे हैं, प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं। अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से प्रेरित हो, तो आप जानते हैं अधिगमकर्ता जब बाह्य कारक से प्रेरित होता है तो वह ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो आप जानते हैं जो आप प्रेरित हो, जब आप मोटिवेट हो तो वह कैसे हो, इंटरनल हो, कैसा हो, इंटरनल क्या हो, मोटिवेट हो, तो आप ज्यादा सटीक सीख पाते हैं और आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली होता है। बात करें डी में, कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत हो। भाई संबंधित खंडों में प्रस्तुत होगा कि असंबंधित, इसका मतलब है यह भी सेंटेंस क्या है, गलत है। फिफ्थ का जो राइट ऑप्शन होगा वह हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 नंबर के लिए, कर अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। कौन सा ऐसा संरचना है अधिगम का सामाजिक सामाजिक संरचनात्मक उपागम है, अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है वह किस पर जोर देता है, किसको महत्व देता है। कह कि इनाम और दंड पर, कह मानकीकृत आकलन पर, या सांस्कृतिक संदर्भ पर, या प्रतिपादक अध्यापन पर। तो दोस्त इसमें से किस पर बल देता है अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है। तो दोस्त हम जानते हैं जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है वह इनाम दंड पर नहीं देता है। इसकी बात करें तो मानकीकृत जो स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट है उस पर भी क्या करता है, बल नहीं देता है। वह किस पर बल देता है दोस्त, सांस्कृतिक संदर्भ पर देता है, कल्चरल इन्वायरमेंट पर देता है, और आपका जो राइट होगा वह हमारा सी इज द राइट ऑप्शन होगा। डी की बात करें तो प्रतिपादक अध्यापन पर, यह भी गलत है। तो हमारा जो बिलोंग करेगा सामाजिक संरचनात्मक उपागम वह सांस्कृतिक संदर्भ से करेगा, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 7 नंबर के लिए, कारण निम्न में से, दोस्त पढ़ेंगे, कारण निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए। कर उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, कर संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, कर रट्टा मार सीखना, या दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। दोस्त इसमें से अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। तो दोस्त इसमें से कह रहा है कि अधिगम की कौन सी ऐसी तकनीक है जो एक अध्यापक को बल देना चाहिए, मतलब कोई टीचर है उसको उस पर फोकस करके चीजें सिखाने की बच्चों को कोशिश करना चाहिए। अब कह रहा उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अध्यापन, कह रहा जो उद्दीपक है और प्रतिक्रिया है, जो स्टिमुलस है, जो रिस्पॉन्स है, उस पर होकर के बच्चों को सिखाएंगे तो ज्यादा सीखेगा। तो दोस्त आप जानते हैं जो अब की जो प्रथा है, जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो प्रणाली चल रही है, वह कहता है, या नीपी की बात करें, आपका जो एनसीएफ की बात करें, वह कहता है दोस्त जो बच्चे को हम सिखाए वह बच्चे को रचनात्मक सीखना है। बताइए कैसा बनाए, बच्चे को रचनात्मकता की तरफ ले जाए, किस तरफ, रचनात्मकता की तरफ ले जाए। बच्चे में हम क्या पैदा करें, बच्चे में सृजनात्मकता पैदा करें। बच्चे में जब आप सृजनात्मकता पैदा करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, कुछ नया कर पाएगा, कुछ नया करेगा, और इस पर क्या करता है, जोर देना चाहिए। तो ध्यान देंगे इसकी ओर फोकस करता है, ना कि बात करे, ना कि जो बात किया जाए व्यवहारवाद पर, वह व्यवहारवाद पर जोर नहीं देता है। जो आपकी शिक्षा है, जो ज्ञान है, जो आपकी शिक्षा की बात किया जाता है, वह दोस्त व्यवहारवाद पर नहीं करता है, वह किस पर जोर दिया जाता है, रचनावाद पर जोर दिया जाता है। कहता है बच्चे को रचनावाद की तरफ ले जाना है। तो इसलिए दोस्त जो हमारा उद्दीपक प्रतिक्रिया है, वह उद्दीपक प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो यह कौन मानता है, व्यवहारवादी मानते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, यह सेंटेंस क्या है, गलत है।
करा सी में, बी में करा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा सीखना। मतलब जो संरचनाबद्ध है अन्वेषण की बात करें, खोज पर प्रक्रिया करके इस पर अध्ययन अगर सिखाएंगे, इसका मतलब जब बच्चा खोजेगा इसका मतलब करके सीखेगा, और जब करके सीखता है इसका मतलब है बच्चा रचनात्मकता की तरफ आप ले जा रहे हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, वह बी इज द राइट ऑप्शन। सी में करा रट्टा मार सीखना, तो आपका गलत है, क्योंकि रटना वैसे आप अपने आप में एकदम जो अपने आप में निगेटिव वर्ड है। दूसरे से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना, तो आप जानते हैं किसी का हम अंक बांट लेंगे तो फिर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम में कुछ नया होगा, हम कुछ नया करेंगे, वही हमारे लिए जरूरी है दोस्त। आप किसी से नंबर ज्यादा ला देते हैं तो उससे कुछ हो नहीं सकता है, अगर आप में सृजनात्मकता, आप में रचनात्मकता नहीं है तो। इसलिए दोस्त हमारा यह भी डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जो इसलिए बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगले 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कर अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। कौन सा ऐसा होगा कर कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा कारक है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो आप बताएंगे वह क्या रवैया है, या फिर कारक प्रेरणा है, या कारक व्यक्तिगत लक्षण है, या विद्यालय है। दोस्त इसमें से आपको जो आपसे पूछ रहा है वह पर्यावरणीय फैक्टर पूछ रहा है, कारक पूछ रहा है, ना कि आपको इंडिविजुअल वाला पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। दोस्त आप जानते हैं रवैया क्या है, रवैया आप क्या है, रवैया आपका व्यक्तिगत कारक है। क्या है दोस्त, यह है व्यक्तिगत कारक है, इसलिए हमको व्यक्तिगत कारक नहीं पूछ रहा है, तो यह क्या है व्यक्तिगत कारक है। प्रेरणा की बात करें, यह भी क्या होता है, यह व्यक्तिगत कारक होता है कि आप मोटिवेट किससे हो रहे हैं, इसलिए हमारा यह भी नहीं होगा। व्यक्तित्व लक्षण की बात करें, यह भी क्या है व्यक्तिगत कारक है, लेकिन जो विद्यालय है दोस्त, वह विद्यालय क्या है, वह एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। मुझे पूरा विश्वास है आप चीजों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इस तरीके से पेपर में आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखे रहते हैं फिर आप गलतियां नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 9th नंबर के लिए पढ़ें। करा कि अधिगम जो है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन सही है, कौन सा ऐसा कथन है जो राइट हो सकता है। करा छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। करा सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, या फिर करा छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, या फिर कह रहा है विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कौन सा इसमें से दोस्त राइट ऑप्शन है। आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमको राइट करने के लिए पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इसमें से राइट है कौन सा ऑप्शन। तो हमसे जो ए ऑप्शन में लिखा है वह करे छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं। ठीक है, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे कारक सांस्कृतिक जो कल्चर है उसका सांस्कृतिक कारक है, कारक अप्रासंगिक गतिविधियों से भाग लेते हैं। तो भैया प्रासंगिक होगा तब अच्छा सीखते हैं, ना कि अप्रासंगिक होगा। इसका मतलब है यहां पर होना चाहिए था प्रासंगिक होना चाहिए था, लेकिन लिखा गया क्या गया है, वह अप्रासंगिक लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस ए जो है गलत है। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, और आप जानते हैं कि एकदम सही राइट ऑप्शन है। जब सार्थक गतिविधि होगा तो एक्टिविटीज होगा, तो अच्छा सार्थक एक्टिविटीज जब बच्चा करेगा तो क्या करेगा, उसमें अगर भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो कह कि छात्र जो स्टूडेंट है वह सबसे बेहतरीन सीखते हैं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब आप खुद से गतिविधि में भाग लेते हैं और सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं तो हम सबसे बेहतरीन सीखते हैं। इसलिए दोस्त हमारा बी क्या होगा, राइट होगा। अब सी में क्या करा, छात्र सबसे कम तब सीखते हैं करा जब सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक हो। तो इसका मतलब यह सेंटेंस उल्टा लिख दिया गया, जो ए है उसी का सी उल्टा लिखा गया। यहां पर दोस्त अप्रासंगिक लिखता तो हम मान जाते कि बात सही है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, प्रासंगिक लिखा गया है। जब अप्रासंगिक होता है
तब बच्चे क्या है सबसे कम सीखते हैं। इसका मतलब है यह भी सेंटेंस क्या होगा, वह गलत होगा। डी में कहा रहा है कि विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वह सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि भैया सबसे कम सीखते हैं, मतलब यहां पर होना चाहिए था सबसे अधिक तब सीखते हैं, यहां पर अधिक लिखा होता तो इसका मतलब हमारा राइट होता सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस उल्टा लिख दिया गया है। इसलिए दोस्त या भी डी भी गलत है, सी भी गलत है और ए भी गलत है। बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देंगे। करे अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? करे छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। फिर कह रहा है दोस्त छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए या संप्रत्यय की समझ को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है और आप सब दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं, सीखेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। करा जो अर्थपूर्ण अधिगम है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, करा कि वह सबसे सुसाध्य सबसे बेहतरीन करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब है कि सबसे मतलब टीचर को सबसे बेहतरीन अगर कोई ज्ञान देना है तो उसमें से क्या कार्य इसमें से करे जो सबसे लिए बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। करा छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्त बच्चों के बीच हतोत्साहित करेंगे तो फिर कैसे बढ़ावा मिलेगा? इसका मतलब यह सेंटेंस है गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था, प्रोत्साहित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित होता तो हम बात मान लेते कि या गलत सही है, लेकिन सेंटेंस है गलत, इसलिए ए ऑप्शन गलत होगा। कर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप जानते करें दोस्त कि बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन लाना चाहिए। आप जानते हैं जब प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है बच्चों के बीच हमको कंपटीशन नहीं कराना है। अगर बच्चे के बीच अगर हम कंपटीशन कराते हैं तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे में जेलसी भावना के होंगे। बच्चा एक दूसरे बच्चे से क्या गया जलने लगेगा, क्योंकि एक नंबर ज्यादा आएगा एक का नंबर आएगा कम, तो बच्चे में क्या होगा, जेलसी भावना मतलब ईर्ष्या की भावना जागृत होगी और ऐसी आपको ऐसी शिक्षा को नहीं आगे बढ़ाना है। कर विषय वस्तु को रटने पर बल देना, तो जैसे रटना शब्द आया अपने आप में गलत है, क्योंकि एनसीएफ एनईपी ये सारी चीजें आपका विरोध करती हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो संप्रत्यय, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट के जो अंडरस्टैंडिंग है समझ है उसको हमें क्या बढ़ाना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, और यही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे। आप सभी के सामने फ्री डिलीवरी के साथ आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके सामने यह पुस्तक सामने दिख रही है, समान अध्ययन की पुस्तक है, और साथ साथ बात करें तो 150 रुपए को आपको मिलेगा। और ऑफर जो है, जो ऑफर के साथ इसका प्राइस हमें लगता है कि 199 था, लेकिन इसको आपको मात्र 150 रुपए में मिल रहा है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम सभी करें कि 11 नंबर के लिए दोस्त बात करें, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा है, कौन सा ऐसा होगा जो बाधा के रूप में, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो गलत आपको बता रहा होगा। गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना, या कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, या कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण या क्रमीकरण करना, या कई तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना। दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, और बताएं आप सभी इसमें से क्या राइट होगा। क्वेश्चन देखने पर ही आप बता सकते हैं कि इसमें से क्या राइट हो सकता है। पढ़ेंगे कर विद्यार्थियों को सीखने की विविध, मतलब हम सभी क्या करेंगे, जो बच्चों को सीखने की विविध जरूरतों को हम कैसे पूरा करने के लिए हमें क्या इसमें से ऐसा सेंटेंस होगा जो हमसे करा गलत है। भैया जब हम जरूरतें पूरा करते हैं तो इसमें से कोई ऐसा सेंटेंस है जो बाधा उत्पन्न करेगा। कर गतिविधियों में कई तरीके से संलग्न होना चाहिए, एकदम बात सही है। बच्चे को जो एक्टिविटीज होता है, विद्यालय हो या फिर घर में हो या कहीं भी हो, जब बच्चा एक्टिविटीज में क्या करता है, पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करता है, अपने आप का भागीदारिता करता है, तो क्या होगा, बच्चा अच्छा सीखता है। इसलिए दोस्त मतलब है कि हमारा सेंटेंस गलत नहीं है और गलत हमको ही ढूंढना है। बात करेंगे बी में कह रहा है कि कई तरीके से राय की अभिव्यक्ति, एकदम सही है। जो राय की अभिव्यक्ति है वह भी आपके लिए अच्छा सार्थकता का काम करता है। इसका मतलब यह भी सेंटेंस क्या है, सही है, लेकिन हमको गलत ढूंढना है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण, हम जानते हैं किसी बच्चे का नामीकरण नहीं करना है, नाम और क्रम नहीं देना है। अगर जब आप नाम और क्रम देंगे तो क्या होगा, एक बच्चे को लगेगा कि गुरुजी नाम से पुकार रहे हैं, मतलब नाम का मतलब है कि आप फर्स्ट हैं, आप सेकंड हैं, आप थर्ड हैं। जो बच्चा सबसे कमजोर होगा तो बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, हतोत्साहित होता जाएगा और हतोत्साहित होकर के पढ़ाई छोड़ देगा। तो किसी भी हालत में हमको हतोत्साहित किसी बच्चे को नहीं करना है। तो यही जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी इज द राइट ऑप्शन। डी में करा है सूचनाओं को, सूचना का जो तरीकों से सूचना का प्रतिनिधित्व करना, ये एकदम सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 नंबर के लिए। करा सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, कर बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, या जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, कर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। आपको बताना है दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। कर दोस्त निम्न में से क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं क्लास में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का मतलब है करेक्ट कंपटीशन वाला जो कल्चर है उसको करा कि हमें डेवलप करना चाहिए, विकास करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप जानते हैं कंपटीशन वाला चीजें आगे नहीं बढ़ानी है। इसका मतलब है यह सेंटेंस है गलत है। और हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर। बच्चों के विचारों अनुभवों को एकदम जगह देना चाहिए। जब बच्चे के विचार को, बच्चे के थॉट को, बच्चे के अनुभव को जो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है बच्चे का, वह उसको हमें क्या देना चाहिए, उसको हमें जगह देना चाहिए। और यही क्या है, राइट ऑप्शन है, बी इज द राइट ऑप्शन। करा कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रयुक्त करना, तो करा कि जब जानकारी को हम पृथक खंडों में प्रयुक्त करते हैं तो वह भी क्या होगा, सही नहीं है। और फिर करा कि ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से महत्व नहीं रखती हैं। तो दोस्त यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आप जानते हैं महत्व रखती है, ऐसा आपको एग्जाम्पल देना है, ना कि महत्व नहीं रखती है, संबंधित नहीं है, ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं देना है। इसका मतलब है ना डी सही है, ना सी सही है, ना ए सही है, बी इज द राइट ऑप्शन। चलेंगे 13 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे, सीखने के सामाजिक संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है, आपसे पूछ रहा है, कौन सा इसमें से ऐसा कथन है जो सही नहीं है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर सीखने की का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, या विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, या फिर कहा कि जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित और परिष्कृत होता है। तो इसमें से आपसे कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो गलत होगा। अब गलत बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें से सेंटेंस दोस्त गलत होगा। चलेंगे बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, इसमें से कौन सा सेंटेंस है गलत है। तो करा दोस्त आपसे यहाँ पर करा कि सीखने की सामाजिक जो संदर्भ है, जो बच्चे का सोशल जो इन्वायरमेंट है, सामाजिक संदर्भ है, करे कि बच्चे का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। करा संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण, एकदम सही है। जो कम्युनिकेशन है और बात करें उसका क्या, अंतःक्रिया सीखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह सेंटेंस गलत नहीं है। तो हमें गलत ढूंढना, ना कि हमें सही ढूंढना है। इसका मतलब करा कि जो गलत होगा वही सही होगा। मतलब सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा जो उनके दिमाग में किया जाता है। तो ऐसा कुछ है क्या, उनके दिमाग में ही किया जाता है क्या, उनके और कोई प्रोसेस नहीं है भैया, है। तो इसलिए दोस्त यही सेंटेंस क्या है, गलत है, और गलत ही हमारा सही होगा। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से क्या रहा है, संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, और एकदम सही है, बच्चे समझ लेकर आते हैं अपने संस्कृति के। क्योंकि दोस्त यहाँ कर रहा है सीखने की सामाजिक संदर्भ आपसे बात कर रहा है।
जब आपसे सामाजिक की बात करा तो हमको सामाजिक से जुड़ा हुआ ऑप्शन जो नहीं होगा वही क्या होगा, राइट होगा। इसका मतलब बी में तो सामाजिक से जुड़ा हुआ कोई ऐसा पार्ट तो बोल नहीं रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, बी राइट होगा। सी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि हम जब सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे का हेल्प करते हैं और तब सीखते हैं तो वह क्या होता है, सुदृढ़ होता है, ज्ञान मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। इसीलिए दोस्त हमारा डी भी राइट है, तो हमें जो राइट है उसे नहीं ढूंढना था, जो रॉन्ग था उसे ढूंढना था, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर के लिए दोस्त करा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अध्ययन और चिंतन को सुसाध्य करता है, मतलब कौन सा ऐसा होगा जो लर्निंग और बात करें थिंकिंग को मजबूत बनाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना, या विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबद्धित करना, या विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करना। कौन सा इसमें से ऐसा सेंटेंस होगा जो अधिगम और चिंतन को बेहतरीन करता होगा, दोस्त बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। तो करा कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, तो हमको ऐसी परिस्थिति नहीं बनानी है जहां बच्चा निष्क्रिय हो, हमें ऐसी परिस्थिति बनाना है जहां बच्चा क्या हो, सक्रिय हो। इसका मतलब है इसी निष्क्रिय से क्या हो गया, ऑप्शन गलत है, अगर यहाँ पर सक्रिय होता तो बात बनता। बी में कह रहा है क्लास की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करना चाहिए, तो आप जानते हैं क्लास में जब बच्चे बैठे हों तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यह भी सेंटेंस गलत है। अब सी में कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबद्धित करना चाहिए। दोस्त क्या बच्चे को प्रतिबद्धित करना चाहिए, क्या बच्चे को वह सीखने के लिए एक प्रतिबद्ध मतलब एक सीमा में रखना चाहिए, एक सीमा में रखेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए दोस्त क्या है, यह भी गलत है और राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियां प्रदान करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वह जो लर्निंग है और चिंतन है वह सुसाध्य हो पाएगा। इसलिए दोस्त डी इज द राइट ऑप्शन। 15 नंबर के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है। कौन सी ऐसी रणनीति है जो बच्चों को सीखने के लिए जो सहायक नहीं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, या सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षा संबंधों को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। आप अच्छा लेवल का क्वेश्चन बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा, क्योंकि आपसे इसमें से ढूंढना है नहीं कौन सा होगा और नहीं कौन सा ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। दोस्त आप जानते हैं जब कह रहा कौन सा सहायक नहीं है, तो आप जानते हैं इसमें ध्यान देंगे तो निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना या तो क्या है बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए निपुणता के लिए, और इसका मतलब है हमारा या ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे जो गलत है वही पूछेगा, तो गलत या नहीं ए ऑप्शन। तो बात करें बी में कहा सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, और एकदम बात सही है, इसका मतलब यह भी सही सेंटेंस है। तो जो सहयोगी शिक्षण होता है उसको लोकाचार बनाना चाहिए, और कहा सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना एकदम है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट और टीचर हैं, उनके बीच संबंध जो रिलेशन है वह सार्थक होगा, अच्छा होगा और संबंध सकारात्मक होगा, तो बच्चा बेहतरीन सीखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा डरेगा नहीं टीचर से, और डरेगा नहीं, जो भी दिक्कतें रहेगा वह गुरुजी से अपना बताएगा सर जी से, और उसी का ज्ञान गुरुजी उसी हिसाब से बच्चे को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। डी में कह रहा है कि क्षमता को कह रहा है स्थायी देखने के लिए, मतलब दोस्त स्थायी देखने के लिए करते हैं कि मतलब आपका ज्ञान एकदम स्थिर हो जाए, इसके लिए आप करते हैं। इसका मतलब कह रहा है क्षमता स्थिर की बात कर रहा है, स्थिर की बात कर रहा है, और हम स्थिर के लिए नहीं करते हैं, किसी को ज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब एकदम रुकावट आ जाए इसके लिए हम सहायता नहीं करते। इसलिए दोस्त क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। 16 नंबर के लिए विद्यार्थियों के अध्ययन को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए।
करा कि एक शिक्षिका को दोस्त इसमें से किस पर ध्यान देना चाहिए? करा परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रट कर याद करने पर बल देना, या निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, या बच्चों के पूर्व ज्ञान के संबंध जोड़ना। का दोस्तों ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करेंगे आप? भैया हमको ध्यान मतलब इसका मतलब हमको पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो आप जानते परीक्षाओं के भय पैदा नहीं करना है, इसका मतलब यह सेंटेंस वैसे ही गलत है। करा कि रट कर याद करने पर बल देना, तो आप जानते हैं रट्टा वाला एकदम प्रोसेस गलत ही होता है। करा निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, हम किसके लिए बढ़ावा देते हैं? सक्रिय सुनने को बढ़ावा देते हैं, ना कि निष्क्रिय। इसका मतलब गलत है। तो हम क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? बच्चों के जो पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, जो हम बच्चों को सिखाएं कोई नई जानकारी बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब हम सिखाते हैं तो बच्चा आपके दिमाग में चीजें कंठस्थ हो जाती है, दिमाग में स्थिर हो जाती हैं और चीजें वह लंबे टाइम तक बच्चा समझता है, क्योंकि उससे बच्चे के नॉलेज का क्या होता है, बच्चे के नॉलेज में वो चीजें एकदम स्थायी रूप से स्थापित हो जाती हैं। आगे बात करेंगे 17 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक नहीं नकारात्मक की बात कर रहा है। ऐसे आप जब जानते हैं, जब आप सेंटेंस को पढ़ें, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, कोई आपको लगे यहां से यही टर्निंग पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन क्या है घुमाया है, तो आप फिर क्या कर लें? वहां पर मार्क कर लें दोस्त। करें जिज्ञासा है क्या, या फिर आनंद है, या निराशा है, या गौरव है? करो कौन सा ऐसा संवेग है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है बच्चों को? कौन सा इसमें से होगा दोस्त? बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। तो आप जानते हैं जब आप जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा एक सकारात्मक है ना कि नकारात्मक है। इसका मतलब पॉजिटिविटी या क्या है, एक पॉजिटिविटी है मतलब सकारात्मकता है। आनंद क्या है, जब आप आनंद से चीजें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, इसका मतलब वो सकारात्मक है। इसका मतलब यह भी क्या है, सकारात्मक। और वहीं पर बात करें निराशा की बात करें, निराशा क्या है, एक नकारात्मक है जिसे बोलते हैं निगेटिविटी। और डी की बात करें तो गौरव क्या है, एक सकारात्मक है और इसका मतलब है यह भी क्या होगा, यह भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। 18 नंबर के लिए कर विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण से, या खोजी अधिगम से, या फिर का सहज अनुमान लगाने से, या निष्क्रिय नकल से? दोस्त आप अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बताएं कौन सा इसमें से राइट आंसर है। तो आप जानते हैं जो अधिगम करवाएं, जब लर्निंग करते हैं, लर्निंग करते समय, सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? तो वह क्या करना चाहिए दोस्त? संकल्पनात्मक मानचित्र से होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो मैप है, जब आपका कॉन्सेप्ट बनेगा मैप उसका आपके दिमाग में, तो आपके लिए अच्छा है। तो इसका मतलब है कि हमको बचने की बात कर रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, वही नेगेटिव हमें ढूंढना है। तो इसका मतलब है निष्क्रिय नकल नहीं, अगर वो नकल भी करे किसी का तो सक्रिय नकल करे। वैसे तो वैसे भी बात करे तो एकदम निष्क्रिय नकल भी लिखा है, गलत होगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। 19 नंबर के लिए सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षक के शिक्षण की, या पूछताछ आधारित शिक्षण को, या शिक्षण की व्याख्यान विधि को, या रट कर याद करने को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन को बताया था कि जो संरचनात्मक उपागम है वह सीखने की लर्निंग का जो संरचनात्मक उपागम है किस पर जोर देता है, ऐसा आपसे अभी प्रश्न मैंने पूछा ही था। और इसमें से आपसे बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 19 नंबर के लिए दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं जो संरचनात्मक उपागम कहता है भाई, वह कहता है बच्चे को रचनात्मक की तरफ ले जाएं, बच्चे में जो क्रिएटिविटी पैदा करे, सृजनात्मकता लाएं। और तो इसका मतलब है प्रतिपादक शिक्षण तो होगा नहीं,
बात करें बी में करा है जो पूछताछ आधारित, इसका मतलब जब आप पूछताछ करते हैं, वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। शिक्षण का व्याख्यान विधि, शिक्षण का जो व्याख्यान विधि है या बच्चे का बोला जाता है व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है। क्या है? एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, इसका मतलब है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। क्या है या व्याख्यान, क्योंकि आप जानते हैं कि जब व्याख्यान विधि होता है तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्या हो जाता है, स्टूडेंट निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह बातों को, सर जी की बातों को सुनता है और बच्चा स्टूडेंट सक्रिय नहीं रहता है। और वहीं पर बात कर रट कर याद करना, तो रट कर याद करना अपने आप में क्या है, गलत है। और इसलिए दोस्त ना सी डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा, राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 20 नंबर के लिए। कर अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? कर गैर संदर्भीकरण या विस्तारण या उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध या कर रटकर याद करना। तो आप बताएंगे कौन सा तत्व इसमें सहायक है। आप बताएंगे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, बताने का बात करेंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। करा कि अधिगम जो अर्थफुल लर्निंग है उसके सूचना प्रसंस्करण का और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो आप जानते हैं गैर संदर्भीकरण नहीं होना चाहिए, संदर्भीकरण होता तो बात बन जाती, इसका मतलब है या क्या होगा, गलत है। अब बी में करा विस्तारण की बात करें तो आप जानते हैं विस्तारण की बात करें तो आपने सृजनात्मकता के क्या पढ़े होंगे, सृजनात्मकता के तत्व पढ़ा होगा। सृजनात्मकता के 4 तत्वों में बात किया जाए तो एक विस्तारण है, मौलिकता होनी चाहिए, एक विस्तारण होना चाहिए, एक लचीलापन होना चाहिए, साथ साथ बात करें धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। यह सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं, इसका मतलब है रचनात्मकता के 4 तत्व हैं। अब बात की जाए तो इसमें से एक विस्तारण है, इसीलिए यह क्या है, सहायक होता है और राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन की बात करें तो यह दोस्त तो यह व्यवहारवादी मानते हैं और आपका जो बात करें, जो अभी सिस्टम चल रहा है, जो प्रणाली चल रही है वह किस पर चल रही है, वह रचनावादी पर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मतलब है गलत हो जाएगा, सी भी क्या है, गलत है और डी अपने आप में गलत है ही, क्योंकि रट कर याद करना अपने आप में गलत है। यूपी 380 पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा दोस्त। साथ साथ बात करें पेट कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो 1299 का है, और आपको हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है तो 249 का है, डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है, प्रैक्टिस बुक लेना है तो 90 रुपये का है, कम्बो बुक लेनी है तो 380 रुपये का है। 2 पुस्तक आपके सामने दिख रही है, इस अध्ययन सामग्री का है और एक प्रैक्टिस बुक है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्त। और बात किया जाए इधर आपकी अपनी हिंदी की पुस्तक लगी हुई है, इससे आप सभी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। आगे हम बात करेंगे, चलिए ध्यान देंगे, करा 21 नंबर के लिए ध्यान देंगे। करा विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से क्या करना चाहिए। करा कि रचनात्मकता को हतोत्साहित करना चाहिए, या अर्थपूर्ण को हतोत्साहित करना चाहिए, या सहयोगात्मक को प्रोत्साहित करना चाहिए, या अर्थहीन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या आपको करना चाहिए। सेंटेंस आप पढ़ लेंगे और सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको लग ही रहा होगा क्या रचनात्मकता को हतोत्साहित करना चाहिए। भैया रचनात्मकता को हमें क्या करना चाहिए था, रचनात्मकता को हमें क्या करना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं यह सेंटेंस अपने आप में फिल नहीं किया जा सकता है। तो करा कि इसका मतलब ए गलत होगा। तो अर्थपूर्ण को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, यह भी अपने आप में क्या है, सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हमें अर्थपूर्ण को प्रोत्साहित करना है ना कि हतोत्साहित। इसका मतलब है यह भी क्या होगा, अपने आप में गलत होगा। अब बात करें सहयोगात्मक की बात करें तो सहयोगात्मक को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, इसलिए हमारा क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। अर्थहीन को क्या करना है, हमें हतोत्साहित करना है, क्या करना है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इसका मतलब है यह भी सेंटेंस में अपने आप में फिल नहीं किया जा सकता है। और दोस्त हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह 21 का क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा
कि कैसी बात कैसा कहने का प्रयास कर रहा है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कह रहे कि 22 नंबर के लिए तो यहां पर आपको फिल करना है और यहां भी फिल करना है। कह रहा वातावरण की स्थापना वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कह रहा सहयोगात्मक, सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक या उबाऊ या रचनात्मक या तांत्रिक या भयमुक्त या चुनौतीपूर्ण। तो आप बताएंगे करा कि क्या मतलब अनिवार्य हिस्सा इसमें से कौन सा है, अधिगम का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो अनिवार्य हिस्सा के तौर पर वातावरण मतलब एनवायरनमेंट जो मौजूद हो उसकी स्थापना करने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट स्थापना करने के लिए विद्यालयों में अधिगम का कौन सा एक हिस्सा अनिवार्य हिस्सा है। तो आप जानते हैं वह कैसा होना चाहिए दोस्त, वह सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम फिल करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ फिल करते हैं सहयोगात्मक, क्या फिल करते हैं, सहयोगात्मक फिल करते हैं। और यहाँ पर दोस्त बात करें, यहाँ पर बात करें सकारात्मक फिल करते हैं, सकारात्मक फिल करते हैं। तो ध्यान देंगे तो अगर कहा जा रहा है सहयोगात्मक एवं सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है, अगर ऐसा आप सेंटेंस बनाते हैं तो इसका सेंटेंस सटीक बन रहा है। क्या है, सेंटेंस एकदम क्या हो रहा है दोस्त, वह एकदम सेंटेंस एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है। और आप और भी सेंटेंस इसमें से शब्द तो प्रतिस्पर्धात्मक बनाना क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल, तो आप जानते हैं प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, उसके साथ उबाऊ भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उबने के लिए बच्चे आते हैं क्या, इसका मतलब गलत। रचनात्मक होना चाहिए लेकिन यांत्रिक नहीं होना चाहिए, भयमुक्त भयपूर्ण नहीं होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, और चुनौतीपूर्ण ऐसा नहीं। तो दोस्त हमारा क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन। 23 नंबर के लिए बात कर रहा है कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब लर्निंग तभी प्रभावी होता है जब कैसा लर्निंग हो, जब इफेक्टिव होगा, हुआ या बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता हो, या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता हो, या विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हों, या विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। भैया जब आप अधिगम तभी प्रभावी होगा जब बच्चा खुद क्या करेगा, खुद अपने लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हमें भैया हमारे भीतर कितनी क्षमताएं हैं, मुझ में कितना करने की क्षमता है। जब हम में क्षमता मुझ में, देखिए करना तो हमें है, मुझ में क्षमता, मुझे अपनी क्षमता पता है, आपको अपनी क्षमता पता होगी, तो इसलिए दोस्त बात करें उसी कार्य को करें जो आपकी क्षमता के अनुरूप हो। भाई क्षमता है नहीं, आप करने रहे ज्यादा, तो इसलिए क्या होगा, वह दिक्कत का बात उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो कह रहा कि अधिगम जब बाहरी प्रेरकों से, आप जानते हैं वह बाहरी प्रेरकों से नहीं, जब आंतरिक प्रेरकों से होता तो क्या होता, ज्यादा होता है हेल्पफुल। इसके लिए आंतरिक नहीं हो सकता, गलत होगा दोस्त। इसका बाहरी नहीं हो सकता। बी में कह रहा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो आप जानते हैं किसी भी हालत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, कंपटीशन को, इसका मतलब गलत होगा। सी में कह रहा विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम पूरी तरीके से शिक्षक द्वारा जो लक्ष्य है वह शिक्षक द्वारा सेट किए जाए। भाई करना हमें है, शिक्षक हमें बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भाई शिक्षक क्या कर सकता है, हमें जब हम दिक्कत में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ क्या कर सकता है शिक्षक, हमारी हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। अदरवाइज उससे कुछ और की उम्मीद ना रखे, तभी आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पर कह कि प्रभावी अधिगम इफेक्टिव लर्निंग तब होगा हेतु शिक्षक निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। अगर करें जो प्रभावी लर्निंग है, इफेक्टिव लर्निंग करवाना है, तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। करें कि असफलता का डर, भैया क्या ऐसा होना चाहिए, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का होना चाहिए, या सफलता के लिए इनाम होना चाहिए, या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। भाई सबसे पहले कहा जाता है कि अगर बच्चे को सफल बनाना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे को लगे बच्चे को हम सफलता की राह पर ले जानी है मुझे, तो अब सबसे पहले तो हमें यह होना चाहिए जो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जो हम ज्ञान दे, जो नॉलेज दे, वह जुड़ा होना चाहिए। जब उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा होगा तो बच्चा
बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि उसके इन्वायरमेंट की चीजें हैं, और जब इन्वायरमेंट की चीजें हैं तो उसको दिखेगा। और जब आप जानते हैं जब आदमी मूर्त तरीके से आपके सामने किसी चीज को आता है बच्चे के सामने, तो आज ज्यादा टाइम तक चीजें ध्यानपूर्वक समझ पाता है। इसलिए असफलता का डर, भाई जब असफलता का डर रहेगा तो इसके लिए हम सबसे प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए हमें, भाई सबसे पहले तो हमें जो असफलता के लिए डर पैदा करने, ऐसा कुछ नहीं दोस्त, राइट ऑप्शन या नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा 20 दा। और सफलता के लिए इनाम देना, तो इनाम देना नहीं, पहले हम माहौल बनाएंगे, पहले इनामें देने लगेंगे, तो इसका मतलब गलत होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना एकदम गलत है, कंपटीशन तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो 24 का क्या राइट होगा, वह दोस्त आपका क्या होगा, वह 24 की बात करें वह देन होना चाहिए आपका 20 द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के लिए बताएंगे, करे जी 25 नंबर के लिए करे कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। ऐसा कोई सेंटेंस है, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको बढ़ावा नहीं देता है सीखने के लिए। कर अन्वेषण भैया एकदम देता है, बातचीत अंतक्रिया एकदम देता है, और संज्ञान क्या आप में वह भी बढ़ावा देता है, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन देता है क्या। जब निष्क्रिय अवलोकन करेंगे तो वह बढ़ावा नहीं देगा। क्या होना चाहिए था, सक्रिय होना चाहिए था। जब यहां पर सक्रिय होता तो हमारी बात बनती, लेकिन दोस्त हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि हमें यही बढ़ावा, जो हमसे बढ़ावा नहीं देता, इसका मतलब हमसे पूछ रहा था गलत, तो गलत ही क्या होगा, गलत ऑप्शन हमें ढूंढना रहता है, और ढूंढने में डी ऑप्शन राइट होगा। 26 नंबर के लिए, जब सीखी जाने वाली सामग्री किससे संबंधित हो, मतलब किससे संबंधित हो तो विद्यार्थी ज्यादा बेहतर सीखते हैं। मतलब जब सीखी जाने वाली सामग्री किससे संबंधित हो तो विद्यार्थी सबसे बेहतरीन सीखते हैं। ऐसा होगा जब जटिल और व्यापक हो, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, कि अव्यवस्थित और असंगठित हो, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया जब बच्चे तभी सीखते हैं बेहतरीन जब उनके सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हो। इसका मतलब भिन्न की बात करा, यहाँ पर जुड़ा होता तो बात बन जाता, जुड़ा होता तो बात सही होता, लेकिन इसका मतलब है जब भिन्न कर दिया तो गलत हो गया। अव्यवस्थित और संगठित, आप जानते हैं जब ज्ञान कैसा हो, किसी व्यक्ति को हम ज्ञान देंगे व्यवस्थित और संगठित देते हैं तभी वह बेहतरीन सीख पाता है। क्या व्यवस्थित एवं संगठित अगर किसी को हम दे तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। पता चला हम कुछ बता रहे हैं और घुमा करके कोई चीज दूसरा स्टार्ट कर दिए बताना, तो व्यवस्थित तरीके से आपको नहीं देंगे, संगठित तौर पे नहीं देंगे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। बी में कह रहा है कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो, एकदम सही है। जटिल और व्यापक हो तो क्या है, जटिल और व्यापक हो तो ज्यादा सीखेगा बच्चा, गलत हो जाएगा। वो पहले समझ जाएगा भाई हमारे लेवल का है नहीं, हम चल देते हैं, अब चलिए बहुत हो गया सीख चुके। तो इसलिए ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, बच्चे को हमें भगाना नहीं है, बच्चे को हमें सिखाना है। आगे करेंगे 27 नंबर के लिए, कह दोस्त विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या निम्न में से करना चाहिए। पाठ पुस्तक सामग्री के रट कर याद रखने पर जोर देना चाहिए। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर देना चाहिए, या अनुभव पर चिंतन और मनन करने का अवसर देना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है जो अधिगम का सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या कार्य कर देना चाहिए, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पाठ पुस्तकों को कितना रट्टा मारेंगे, रट लीजिए ना, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। एक तरफ से रटते चलिए, पीछे से भूलते चलिए, यही प्रोसेस करते रहे, देखिए कुछ लायक आप नहीं बचेंगे। इसका मतलब यह क्या होगा, गलत सेंटेंस है। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना, तो मैंने आपको बताया कि यह चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तेजना और प्रतिक्रिया मतलब उद्दीपक और प्रतिक्रिया पर आधारित चीजें नहीं होगा, क्योंकि सार्थक अधिगम बनाना है तो उसको रचनावाद की तरफ ले जाना है, ना कि व्यवहारवाद की तरफ। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अवसर देना चाहिए। तो कह रहा कि भाई जब आप किसी को अगर आपको सार्थक अधिगम करवाना है तो आप पुरस्कार देखिए कितना दिन काम करवा सकते हैं। आप किसी मूर्त पुरस्कार हमेशा देंगे तो आप वही मूर्त के वही पुरस्कार के आदी हो जाएगा, उसी पुरस्कार के लिए लालायित रहेगा हमेशा। तो फिर जब पुरस्कार नहीं तो सीखना बंद। इसका मतलब है जो पुरस्कार भी जो बच्चा व्यक्ति आंतरिक रूप से क्या होगा, आंतरिक रूप से अगर मोटिवेट होता
तो बात बनती, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बाय मोटिवेट कर रहे हैं, और बाय हमें नहीं करना दोस्त। तो हमें क्या करना है, इंटरनल मोटिवेट करना है, ना कि एक्सटर्नल। तो इसका मतलब है या भी क्या होगा, गलत, और बी भी गलत, ए भी गलत। राइट ऑप्शन क्या होगा, अनुभव पर चिंतन, जो उसके अनुभव है उस पर क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और मनन करने पर क्या देना चाहिए, अवसर देंगे। तो बच्चा ज्यादा करके बेहतरीन सीख जाएगा अधिगम को। चलिए 28 नंबर के लिए, कर अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा ऐसा कथन है दोस्त जो इसमें से अधिगम से संबंधित राइट है। कर परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। कर अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है। कर भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। दोस्त करें कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो राइट है। अब देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन। कर परीक्षाओं की ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। भाई हम परीक्षाएं देकर पास हो गए तो हम सीख गए। तो आप जानते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि दोस्त बात करें, ना कि वह सिर्फ परीक्षाओं की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है, गलत होगा। तरफ बी में क्या रहा है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं अधिगम क्या है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ना कि निष्क्रिय प्रक्रिया। और इसके आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि गलत हो गया। करा कि सी में करा भावों का, करा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई ये प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, या भी गलत है। और जानते हैं कि अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। और क्या होता है, अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संलग्नता की क्या होती है, जरूरत होती है। मतलब जो लर्निंग है वह एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है और आपको उसमें सक्रियता से जुड़ने की जरूरत है। जब आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे अदरवाइज सीख नहीं सकते। इसलिए अधिगम की बात करें वह जटिल प्रक्रिया बोली जाती है और आपको सक्रियता से उसमें जुड़ने की जरूरत है। चलेंगे 29 नंबर के लिए, कर अधिगम प्रक्रिया के बारे में, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है। कौन सा इसमें से ऐसा सेंटेंस पूछ रहा है, कौन सा गलत होगा। करा अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, एकदम भैया सही है। करा अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। करा अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पर आधारित है। या करा अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो आप जानते हैं इसमें से क्या होगा, गलत कौन सा है। तो गलत कौन सा दोस्त, करा कि अप्रासंगिक है तो प्रासंगिक होती है। ध्यान देंगे यहां पर क्या होता, अगर प्रासंगिक होता तो सही होता, क्योंकि जब अधिगम हम करते हैं दोस्त वह हमारे स्वाभाविक क्रिया है। मतलब हम अधिगम करेंगे तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। अगर अब तक आप लर्निंग कर रहे हैं तो अगर गलतियां नहीं करें इसका मतलब आप सीख ही नहीं रहे हैं। अगर आप अधिगम करें इसका मतलब अगर गलती हो रही तो तब जाकर आप सीख रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं क्लास में कभी कभी टीचर गुरुजी बोलते भी हैं, सर जी बोलते भी हैं, देखा होगा आपने कि कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तभी तो गलतियां लेकर आएंगे। कभी कभी बच्चे प्रश्न नहीं पूछते क्लास में तो गुरुजी का सर जी बोलते हैं कि भैया क्यों आप सभी क्वेश्चन पूछते नहीं हो। तो बच्चा कहता है सर जी हो जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब तभी तो वो गलती नहीं कर रहा। अगर पढ़ता तो गलतियां होती, क्योंकि तभी प्रश्न पूछता। इसलिए दोस्त कर अधिगम एक क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। एकदम बात सही है और इसीलिए दोस्त कह रहा है बी ऑप्शन राइट होगा। 29 का क्या होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा था गलत, और गलत क्या है इसमें से, वह गलत क्या है दोस्त, करा कि उसमें गलत कौन सा है। गलत दोस्त आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। करा कि कथन की बात करा है, विद्यालयों को छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील करने और प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, करा कि पूछने के वाद विवाद या पर वाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। एकदम सही भैया कि पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को याद करना और उसको उगल देना, इसका प्रोसेस से हटकर क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को सिखाने की जरूरत है। इसका मतलब जो कथन एकदम सही है। कारण की बात करें, अधिगम एक का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है, यह भी क्या अपने आप में सही है। और आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता एक ही और ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारे लेवल से जो इसमें से बात किया जाए
तो जो हम समझते हैं, जो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वह आप जानते हैं अधिगम एक क्रियाशील और सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है क्या अधिगम? इसका मतलब है आपकी दोस्त बात करे वह, इसका मतलब है कि आप सेंटेंस सही है, जो कारण है सही है और कथन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। यहां पर बात करें ए इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा? गलती से हमने कहा राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे दोनों सेंटेंस राइट हैं और हम कह दिए दोनों सेंटेंस गलत है, तो गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब है राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो कथन है वह भी सही है, कारण भी सही है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका यह 30 क्वेश्चन आपके सामने था दोस्त, यह अंतिम क्वेश्चन था और आप सभी ने बहुत बेहतरीन सीखा और समझने का प्रयास किए होंगे, क्योंकि दोस्त ऐसे लेवल पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है, जितना आप बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्त। अगली क्लास में एक बार क्लास जब एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप जरूर एक बार बताएं कि कैसा लग रहा है सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।